नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम उस आइकॉनिक आईसीएफ रेलवे कोच को बिल्कुल करीब से देखने वाले हैं, जिसे हमने और आपने सालों से पटरियों पर दौड़ते देखा है। इसके अंदर ऐसी कौन सी मैकेनिकल इंजीनियरिंग छिपी है जो इसे इतना खास बनाती है? आज का ये डीप डाइव इन्हीं मूल स्रोतों पर आधारित है। तो बिना देर किए आइए इस हैवी ड्यूटी मशीन के पुर्जे पुर्जे को समझते। तो चलिए भारतीय रेल की शान इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी आईसीएफ के इस शानदार इतिहास पर एक नजर डालते हैं। लकड़ी के खतरनाक डिब्बों की जगह सुरक्षित ऑल स्टील डिब्बों का आना सच में एक बहुत बड़ी रेल क्रांति थी। 2 अक्टूबर 1955 इसी दिन प्रधानमंत्री नेहरू ने आईसीएफ का उद्घाटन किया और भारतीय रेल की पूरी तस्वीर बदल गई। एक स्विस कंपनी के साथ मिलकर यात्रियों की सुरक्षा के लिए पहली बार खास एंटी टेलीस्कोपिक कोच बनने शुरू हुए। काम इतनी तेजी से हुआ कि 1961 तक फैक्ट्री का पहला पूरी तरह तैयार थर्ड क्लास स्लीपर कोच पटरियों पर था। फिर 1965 में आई कॉयल बोगी तकनीक, झटके लगभग गायब हो गए और सफर एकदम स्मूथ और आरामदायक हो गया। इसके बाद तो कमाल ही हो गया। राजधानी एक्सप्रेस, पैलेस ऑन व्हील्स और बायो टॉयलेट जैसे कई शानदार इनोवेशंस हुए। बढ़ती डिमांड देखकर निर्माण क्षमता भी सालाना 350 डिब्बों से छलांग लगाकर सीधे 4000 के पार पहुंच गई। अपग्रेड का सिलसिला थमा नहीं। 2000 आते आते बेहद मजबूत और शानदार स्टेनलेस स्टील कोच भी बनने शुरू हो गए। 2018 में एक बड़ा बदलाव आया। नई तकनीक को अपनाने के लिए पारंपरिक कोचों का निर्माण हमेशा के लिए रुका। सारा फोकस अब शानदार एलएचबी कोचों पर था, जो कहीं ज्यादा सुरक्षित थे और 160 की स्पीड पकड़ते थे। 2022 तक आते आते इस फैक्ट्री ने 69,200 से भी ज्यादा कोच बनाने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम किया। इनमें से 54,000 तो वही पुराने डिजाइन वाले थे जिन्होंने दशकों तक लाखों लोगों को रोज सुरक्षित सफर करवाया। भारतीय रेलवे का ये परिचित हरा रंग, इसे देखते ही सफर की पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं, है ना? लेकिन इस आम से दिखने वाली पैसेंजर बॉडी के अंदर एक बेहद जटिल और शानदार इंजीनियरिंग काम कर रही होती है। आज हम इसके बाहरी आवरण को हटाकर अंदर का पूरा मैकेनिक समझने वाले हैं। आज की इस चर्चा के मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार रहेंगे। सबसे पहले आईसीएफ कोच की संरचना, उसके बाद बोगी का परिचय, फिर प्राथमिक और द्वितीयक सस्पेंशन कैसे काम करते हैं, और अंत में इसकी तकनीकी क्लियरेंसेस और सीमाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, आईसीएफ कोच की संरचना। किसी भी ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा सबसे ऊपर होती है, इसीलिए इन कोचेज में एंटी टेलीस्कोपिक कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल होता है। अब ये क्या है? सोचिए कि ट्रेन के आगे या पीछे से कोई बड़ा झटका लगता है। ये डिजाइन 200 टन तक के झटके को झेल सकता है। किसी दुर्घटना के वक्त कोच के आखिरी हिस्से जानबूझकर टूटने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, ताकि वो सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर लें और बीच का हिस्सा जहां यात्री बैठे हैं बिल्कुल सुरक्षित रहे। एकदम कमाल का जीवन रक्षक फीचर है ये। अब जरा इस कोच की बुनियाद पर गौर करते हैं, जिसे इंटीग्रल कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। इसमें सोल बार, बॉडी पिलर्स और फर्श को अलग अलग जोड़ने के बजाय एक साथ वेल्ड करके एक सिंगल खोखले ट्यूबुलर बॉडी में बदल दिया जाता है। इस टेक्निक की वजह से कोच न सिर्फ बेहद मजबूत बनता है, बल्कि इसका वजन भी काफी कम हो जाता है। और अगर हम वजन की बात करें ही, तो ये जानना बहुत दिलचस्प है कि ये पुराने कोचेज से कितने अलग हैं। पुराने आईआरएस कोचेज में भारी लकड़ी का इस्तेमाल होता था, लेकिन नए आईसीएफ कोचेज में लकड़ी की जगह एंटी करोसिव कॉटन स्टील, जिसे IRSM 41 कहते हैं, उसका उपयोग किया गया। नतीजा क्या हुआ? ये नए कोचेस पुराने मॉडल के मुकाबले लगभग 26 से 32% तक हल्के हो गए। मतलब 1/4 वजन सीधे गायब। स्पीड और एफिशिएंसी के लिए ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। एक हल्का ढांचा होने के अलावा इस कोच को हवा को काटने के लिए घुमावदार आकार दिया गया है, जिससे हाई स्पीड पर एयर रेसिस्टेंस कम होता है। और कभी सोचा है भयंकर गर्मी में भी ट्रेन थोड़ी ठंडी कैसे रहती है? दरअसल छत के बाहर सिल्वर या एल्युमिनियम पेंट होता है, जो धूप को रिफ्लेक्ट कर देता है। साथ ही छत के अंदर एस्बेस्टस या ग्लास वुल की लेयर होती है, जो हीट इंसुलेशन का काम करती है। मतलब बाहर की गर्मी बाहर ही रहती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारे दूसरे टॉपिक के बारे में, बोगी का परिचय। यह इस ट्रेन का असली पावर हाउस है। अक्सर लोग पूरे डब्बे को ही बोगी बोल देते हैं, है ना? पर असल में इंजीनियरिंग की भाषा में पहिए और फ्रेम के इस नीचे वाले हिस्से को ही बोगी कहते हैं। ये पूरा हिस्सा वेल्डेड लाइट कंस्ट्रक्शन से बना होता है और इसका व्हील बेस ठीक 2.896 मीटर रखा जाता है। यही वो हिस्सा है जो ट्रेन को रफ्तार देता है।
अगर इस भारी भरकम ढांचे को थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो इसके कई अहम हिस्से हैं। एक्सल बॉक्स, फ्रेम के आखिरी हिस्से जिसे हेडस्टॉक कहते हैं, और बीच का हिस्सा यानी ट्रांसम। ये सारे पुर्जे मिलकर इस फ्रेम को इतना मजबूत बनाते हैं कि ये आसानी से पूरे कोच का भार उठा सके। ध्यान दीजिए, इस कोच को ऑल कॉइल कोच कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सस्पेंशन सिस्टम्स में सिर्फ और सिर्फ हेलिकल कॉइल स्प्रिंग्स का ही उपयोग होता है, किसी दूसरे तरह की स्प्रिंग का नहीं। यही वो हेलिकल स्प्रिंग्स हैं जो पटरियों से आने वाले बड़े से बड़े झटकों को पी जाते हैं और सफर को आरामदायक बनाते हैं। अब बात करते हैं हमारे तीसरे बिंदु की, प्राथमिक सस्पेंशन। ये झटकों से बचाने की हमारी पहली लाइन ऑफ डिफेंस है। ये सिस्टम आखिर काम कैसे करता है? ये मैकेनिकल सीक्वेंस वाकई कमाल का है। इसे एक सिलेंडर और पिस्टन की तरह समझिए। ऊपर वाला एक्सल बॉक्स गाइड एक मूविंग पिस्टन की तरह काम करता है, और इसके ठीक नीचे ऑयल से भरी एक लोअर स्प्रिंग सीट होती है जो सिलेंडर का रोल निभाती है। जब ट्रेन पटरी पर चलती है और झटके लगते हैं तो ये पिस्टन ऑयल वाले सिलेंडर में ऊपर नीचे पंप होता है। इस पूरे सिस्टम को डैशपॉट अरेंजमेंट कहते हैं, जो वाइब्रेशंस को तुरंत डैम्प कर देता है, यानी शांत कर देता है। झटके रोकने का पहला फेज तो हमने समझ लिया। अब आते हैं चौथे बिंदु पर, द्वितीय सस्पेंशन। आइए इस रास्ते को ट्रेस करते हैं जहां से यात्रियों का भार पहिए तक पहुंचता है। सबसे पहले पूरी कोच बॉडी अपना भार साइड बैरियर्स पर डालती है। फिर वहां से ये लोड एक फ्री फ्लोटिंग बोगी बोल्स्टर पर आता है। ये बोल्स्टर डायरेक्ट फ्रेम से जुड़ा नहीं होता। ये सेकेंडरी हेलिकल स्प्रिंग्स पर हवा में तैरता सा रहता है, जो आगे चलकर लोअर स्प्रिंग बीम पर आधारित होते हैं। ये लंबा रास्ता ये तय करता है कि पटरी का कोई भी झटका सीधा आप तक ना पहुंचे। अब यहाँ दो बहुत ज़रूरी पुर्जे हैं, इक्वलाइजिंग स्टे रॉड और एंकर लिंक। जब ट्रेन फुल स्पीड में घूमती है तो इक्वलाइजिंग स्टे रॉड इन स्प्रिंग्स को साइड से आने वाले झटकों से बचाता है, और एंकर लिंक क्या करता है? ये इस फ्री फ्लोटिंग बोल्स्टर को मेन बोगी फ्रेम से सुरक्षित रूप से बांध कर रखता है, ताकि सब कुछ अपनी सही जगह पर टिका रहे। आखिर में हम अपने पांचवें और अंतिम हिस्से पर आते हैं, क्लियरेंसेस और सीमाएं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सबसे सटीक हिस्सा। किसी भी मशीन में थोड़ी जगह या गैप छोड़ना बहुत जरूरी होता है। यहां 3 बहुत ही क्रिटिकल क्लियरेंसेस होते हैं। सी का मतलब है बॉगी फ्रेम बोल्स्टर क्लियरेंस, डी दर्शाता है बॉडी बोगी क्लियरेंस, और एक्स है क्राउन क्लियरेंस। ये वो गैप्स हैं जो तय करते हैं कि चलती ट्रेन में पुर्जे एक दूसरे से टकराएं ना। लेकिन मजेदार बात यह है कि ये क्लियरेंसेस हमेशा एक जैसे नहीं रहते। जब कोच पूरी तरह खाली हो, जिसे तारे स्टेट कहते हैं, और जब ये यात्रियों से खचाखच भरा हो, यानी ग्रॉस कैपेसिटी पर हो, तो इन क्लियरेंसेस में बड़ा अंतर आ जाता है। भार बढ़ने पर ये गैप्स नेचुरली छोटे हो जाते हैं। इससे पता चलता है कि ये कॉइल स्प्रिंग्स कितने डायनेमिक हैं और हर पल आने वाले नए भार के हिसाब से खुद को एडजस्ट करते रहते हैं। पर देखिए, हर इंजीनियरिंग डिज़ाइन की अपनी कुछ खामियां या सीमाएं तो होती ही हैं। पहली बात, चलते वक्त फ्रिक्शन डैम्पिंग को और ज़्यादा बेहतर या ऑप्टिमाइज नहीं किया जा सकता। दूसरा, इनके हेडस्टॉक्स काफ़ी भारी होते हैं, जिसके वजह से पटरियों पर ट्रेन के थोड़ा हिलने डुलने की आदत, जिसे हंटिंग टेंडेंसी कहते हैं, बढ़ जाती है। और तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज, इसका व्हील बेस लंबा होने के कारण जब ट्रेन किसी तीखे मोड़ से गुजरती है तो पहियों के किनारे बहुत तेज़ी से घिसने लगते हैं। यही वजह है कि इस बोगी को एक सर्टेन लिमिट से तेज़ स्पीड पर नहीं चला सकते। और यहीं पर तकनीक का अगला पड़ाव शुरू होता है। जब हमारी ट्रेन और भी ज़्यादा स्पीड हासिल करना चाहती है, तो भविष्य के ये नए मैकेनिकल इनोवेशंस इस पुरानी ऑल कॉइल सस्पेंशन की बंदिशों को कैसे तोड़ेंगे? ये आगे का रास्ता कैसा होगा? इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। इस सवाल पर एक बार ज़रूर विचार कीजिएगा।